हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में अपने करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिहाज से। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे रिलेटेड। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सारी की सारी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको समझा दूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बिगिनर लेवल से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा जो आप स्लाइड देख रहे हो उसके अंदर आपके सामने एक सेंटेंस है, राम प्लेज फुटबॉल एवरी डे। अब इसकी हिंदी आपको पता होगी। इसका मतलब है कि राम फुटबॉल खेलता है एवरी डे, यानी रोज़ाना। तो राम फुटबॉल खेलता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार टेंसेस का नॉलेज, प्राइमरी नॉलेज ज़रूर रख लें। मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं टेंसेस के, तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप पहले वो देख लें ताकि आपको एक्टिव और पैसिव फिर इजीली समझ में आ जाए। अगर टेंसेस आपको आते होंगे तो रूल्स को समझना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो जैसे अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और अगर आपको टेंस में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप पहले इसमें वर्ब देखते हैं कि वर्ब जो है उसकी कौन सी फॉर्म लगी हुई है। यहाँ पे वर्ब है प्ले। वर्ब क्या होती है? कोई भी काम जिस वर्ड से शो होता है, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, खाना पीना, सब काम होते हैं। और काम को जो वर्ड शो करता है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो इसमें काम होना क्या हो रहा है? खेलना। खेल कौन रहा है? राम। तो जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो इसमें राम सब्जेक्ट है, प्ले इसमें वर्ब है, और वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल है। ओके स्टूडेंट्स, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है इसमें। आप ये नहीं कह सकते कि जो लास्ट में होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी एवरीडे इसमें ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? वर्ब के पहले हम क्या लगाएंगे और जो उत्तर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। यानी वर्ब का हिंदी मीनिंग देख लेते हैं पहले। प्ले। प्ले का मतलब क्या है? खेलना। खेलना से पहले जब हम क्या लगाते हैं, क्या खेलना, क्या खेलता है, क्या खेलता है। अब इसमें अगर सेंटेंस में उसका आंसर दिया है तो वो आंसर ही हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इसमें आंसर क्या आ रहा है? क्या खेल रहा है, क्या खेलता है? फुटबॉल। तो ये इसमें ऑब्जेक्ट है, एवरीडे ऑब्जेक्ट नहीं है। एवरीडे का मतलब है प्रत्येक दिन। तो ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना देना है। तो पैसिव वॉइस की सबसे पहली शर्त यही होती है कि हमें ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का पता हम लगा सकते हैं, पहले वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब के पहले हम क्या लगाएंगे। ओके, क्या खेलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या लिखता है, इन सब का जो भी आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कैसे, कब, क्यों, कहाँ, ये नहीं लगाना, सिर्फ क्या लगाना है आपको। क्या के बाद जो आंसर होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो क्या का आंसर आता है। किसको, किसको का आंसर, अगर किसको अपने शब्द लगा के क्वेश्चन बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। वो अपने आगे स्लाइड्स और हैं, उसमें आपको डिटेल से बताया हुआ है। एक बार आप यही ध्यान रख लीजिए कि वर्ब के पहले जब हम क्या लगाते हैं और जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और एक बात और है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी पैसिव वॉइस बन भी नहीं सकती है। जैसे यही सेंटेंस आप ले लेते हैं और इसमें अगर फुटबॉल नहीं होता, मान लीजिए कि इसमें फुटबॉल शब्द नहीं दिया है, ये सिर्फ इतना है, राम प्लेज फुटबॉल, सॉरी राम प्लेज एवरी डे, ये नहीं है मान लीजिए। तो इसका मतलब हो गया राम प्रतिदिन खेलता है। अब हमारे सामने ऑब्जेक्ट है ही नहीं इस सेंटेंस में। ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो अब यहाँ ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी क्योंकि फुटबॉल हमने नहीं लिखा यहाँ। तो अब इसकी पैसिव वॉइस हम बना ही नहीं सकते। अगर सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है या ऐसी वर्ब है जो इंट्रांजिटिव है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, तो हम उसकी पैसिव नहीं बना सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आप ज़बरदस्ती करके मना मत देना कि एवरीडे पहले लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने इसकी पैसिव देखते हैं कि पैसिव कैसे बनाई हुई है। फुटबॉल इज़ प्लेड बाय राम एवरी डे। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, इसमें ये ऑब्जेक्ट था तो उसको हम सबसे पहले रख देते हैं, उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं। हालांकि सब्जेक्ट तो नहीं होता पर बता देते हैं कि फुटबॉल को हम पहले रख देते हैं, तो एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो गया ये फुटबॉल। फिर हम क्या करते हैं, वर्ब की जो कोई भी फॉर्म होगी एक्टिव में, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या आईएनजी फॉर्म हो, लेकिन पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, प्लेड। तो ये तो आंखें बंद करके आप लिख देना, वर्ब आपने एक्टिव वॉइस में देखी जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे लिखनी है।
ओके, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय राम, वो जो सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में आ जाएगा, उसके पहले बाय लग जाएगा, बाय राम, बाय श्याम, बाय हिम, बाय हर, इस तरह से। और जो एडवर्बियल होंगे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, बाकी सेंटेंसेस का जो हिस्सा है वो पीछे वैसे का वैसे लग जाएगा। अब हमें क्या सीखा इसमें कि पैसिव बनाते समय जो मेजर चेंजेस वो ये है कि इसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम शुरू में लिख देते हैं, वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अब ये इज़ लगाया है, इसको लगाने का एक रूल है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ इज़-एम-आर आता है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ वॉज वर आएगा। तो ये एक टेबल है, आपको ये लर्न करनी पड़ेगी, मैं इजीली आपको समझा दूंगा, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसकी, कोई लंबी चौड़ी टेबल नहीं है, एक दो ट्रिक्स हैं इसकी, आप चुटकियों में याद कर लोगे कि किस वर्ब को हमने किस फॉर्म में बदलना है। फिलहाल यहाँ आप देखिए कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, प्लेज या सिंपल प्रेजेंट था, तो इसके साथ हम इज़-एम-आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब फुटबॉल क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज आएगा, अगर ज़्यादा होता कोई सब्जेक्ट प्लूरल होता तो फिर हम आर लगा सकते थे, आई होता तो एम लग जाता। तो इज़-एम-आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी बाय लग के इस तरह से हो गया। तो जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करते रहेंगे बिल्कुल इजी होता रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान होती है पैसिव वॉइस। और आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप कोई भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस ईजिली बना सकोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इंट्रोडक्शन इसका, आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, नो टेंशन इसमें, उसके बाद बाय लगा करके आगे सब्जेक्ट लग जाता है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये थोड़े से रूल्स मैंने लिखे हुए हैं, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई हो या रिपीट करनी हो तो वीडियो रिपीट कर सकते हो, और आप देख के समझना चाहो तो ये मैंने आपके लिए लिखे भी हैं। यहाँ वीडियो में मैं इनको नहीं पढ़ूंगा, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं मोटे मोटे रूप में आपको बता देता हूँ कि इसमें पहला एग्जांपल दिया एक्टिव वॉइस, कर्ता जो सीधे तौर पे करे उसमें मुख्य सब्जेक्ट फोकस पर होता है। राम एक पत्र लिख रहा है तो राम इज़ राइटिंग ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। यानी एक्टिव वॉइस कौन सी होती है? जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जो काम कर रहा होता है उससे हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस में काम पर फोकस होता है, यानी कई बार हमें काम पर ज़्यादा ध्यान देना होता है कि हमारे लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कर रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम फिर काम का पहले जिक्र कर देते हैं, तो वो पैसिव वॉइस हो जाती है। जैसे ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय राम, ये पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा है, तो हमारा फोकस यहाँ लेटर पे हो गया। तो रूल्स क्या हैं मैंने आपको पहले ही बताए थे, जैसे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे यहाँ पे राम राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय राम, तो ए लेटर इधर आ गया, राम इधर चला गया, साथ में बाय लग गया। वर्ब की फॉर्म भले ही यहाँ कोई भी हो, यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ओके, रूल नंबर 2 क्या है? मेन वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाता है, यानी पैसिव वॉइस में हमें आंखें बंद कर करके थर्ड फॉर्म लगा देनी है, कुछ सोचना विचारना नहीं है। थर्ड फॉर्म का दूसरा नाम पास्ट पार्टिसिपल भी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं, इसका मतलब थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे ये राम राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज़ रिटन बाय राम, राम इज़ राइटिंग ए लेटर, इसमें राइटिंग था फिर भी हमें यहाँ रिटन ही लिखना है। ये रूल के अकॉर्डिंग आया है जो हम आगे करने वाले हैं, बीइंग क्यों आया है। 3 सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ होता है, ये जैसे हमने कर लिया था, ही ड्रिंक्स मिल्क, मिल्क इज़ ड्रंक बाय हिम, ही का हमने हिम कर दिया। तो प्रोनाउन जो होते हैं, जैसे यहाँ पे किसी का नाम की बजाय प्रोनाउन आ गया, ही आ गया, शी आ गया, आई आ गया, तो उनको हम इस तरह से चेंज कर देते हैं, ही का हिम कर देते हैं, शी का हर कर देंगे, आई का मी कर देंगे, वी का अस कर देंगे। ये आगे सारणी है वो आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है, बहुत ईजी है, नो प्रॉब्लम। इसमें देखिए फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक्स थी तो इसमें ड्रंक थर्ड फॉर्म का हमने यूज़ किया है। रूल नंबर 4, सब्जेक्ट की कंडीशन के अनुसार बाय की जगह विद या टू का भी प्रयोग होता है। बाय की बजाय कई बार हम विद या टू का भी यूज़ करते हैं, एट का भी यूज़ करते हैं, वो आपको आगे स्लाइड मिलेगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके पहले हम बाय नहीं लगाते हैं। जैसे आई नो हिम, इसमें एग्जांपल दिया है ही इज़ नोन टू मी, तो बाय मी नहीं लगाएंगे क्योंकि नोन है, नो के बाद हम टू का यूज़ करते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। वाटर फाइल्स फिल्स ए टैंक इज़ फिल्ड विद वाटर, ओके, तो फिल के बाद हम विद का यूज़ करेंगे, बाय का नहीं यूज़ करेंगे, ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये है वो पहले इस टेबल जो मैं आपको बता रहा था कि हमें याद करनी है। प्रोनाउन अगर एक्टिव वॉइस में अगर ये चीज़ें आती हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो पैसिव वॉइस में हम उनका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो इसमें चेंज हो जाएंगे। ईजी है, आई को हम मी में कर देंगे, वी को अस में कर देंगे, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम रहेगा। ओके, तो ये आप एक बार थोड़ी सी इसको 1 या 2 मिनट लगा करके अच्छे से लर्न कर लीजिए, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो।
वैसे तो इजी है, अगर आपने 10वीं तक की इंग्लिश पढ़ी है तो आपको याद ही होना चाहिए, या होगा ही, नहीं है तो आप अभी याद कर सकते हैं इसको। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब मैंने शुरू में आपको बताई थी। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके चलती हैं, यानी बिना ऑब्जेक्ट उनका काम चलता नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट सेंटेंस बनता ही नहीं है। और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो इनट्रांजिटिव होती है, जिनको सेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। ओके, इसमें देखते हैं अपने, जैसे ये सेंटेंस है, आप देखिए, दे प्लेड सॉकर। सॉकर का मतलब होता है फुटबॉल, कि वो फुटबॉल खेले। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है सॉकर, क्या खेले, वर्ब के पहले हम क्या लगाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या खेले, सॉकर खेले। ओके, दे सेंट हिम ए पोस्ट कार्ड, उन्होंने उसको एक पोस्ट कार्ड भेजा। अब इसमें वर्ब क्या है, सेंट। सेंट का मतलब भेजना, क्या भेजा, ऑब्वियस है, पोस्ट कार्ड भेजा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट और भी है, और वो है हिम। हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो क्या का आंसर आता है जिसमें, वो तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको, किसको लगाएंगे, यानी किसको भेजा, हिम, उसको, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये सेंट जो है ये दो ऑब्जेक्ट ले रही है, ये वर्ब, क्या भेजा, पोस्ट कार्ड, किसको भेजा, हिम, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट से ही हम पैसिव बना सकते हैं, वो आगे आपको स्लाइड्स में बताया गया है। ये तो होगी ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे जो दोनों सेंटेंसेस हैं उसमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं इनट्रांजिटिव। अगर कोई वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। सॉरी, शी लाइज। एग्जाम्पल देखिए, अब लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ओके, अब झूठ बोलना अपने आप में एक सेंटेंस यहीं पूरा हो जाता है कि वो झूठ बोलती है। अब झूठ बोलना एक ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब, इसमें सेंस यहीं पूरा हो जाता है। सो शी लाइज, इसकी पैसिव हम नहीं बना सकते क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, बिल्डिंग नष्ट हो गई, इसमें वर्ब है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है नष्ट होना। आगे इसमें कुछ भी नहीं दिया है, कोई ज़रूरत भी नहीं है लिखने की, सेंस यहीं पूरा हो जाता है। तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है और इसकी जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बन सकती है। तो बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो इनट्रांजिटिव होती हैं, जैसे जाना, शी गोज़, वह जाती है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसकी हम पैसिव नहीं बना सकते। शी लाफ्स, वह हंसती है, ही लाफ्स, वह हंसता है। लाफ, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी, तो इसकी पैसिव हम नहीं बना सकते, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, अगर एक सेंटेंस और है, जैसे शी गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल। अब आप ये मत सोचना कि इसमें स्कूल लिखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब के पहले हम क्या लगाएंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अब इसमें वर्ब क्या है, गो, गो के पहले हम क्या लगाएंगे, क्या जाता है। क्या जाता है का आंसर कोई नहीं है इस सेंटेंस में, क्या जाता है, स्कूल तो आएगा, कहाँ जाती है तब आंसर आएगा। तो स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट ना होकर के ये एक एडवर्बियल है, एडवर्ब है ये, कहाँ जा रही है, कहाँ का आंसर आता है वो एडवर्ब होता है। तो क्या का कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे गो इनट्रांजिटिव वर्ब ही है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इनट्रांजिटिव ही होती हैं, उनका कभी ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, जैसे हंसना, रोना, सोना, जाना, आना, भागना, इस तरह से इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इनकी पैसिव नहीं बना सकते हम। आप इस सेंटेंस की पैसिव मत बना देना कि स्कूल पहले रख देंगे और बाद में थर्ड फॉर्म लगा के बन जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, इनकी पैसिव बनती ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको बताए थे, दो तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के पहले क्या लगाने से आंसर आता है, और वर्ब के पहले किस को लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट होगा। देखते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। आंसर द क्वेश्चन व्हाट और हु, यानी व्हाट या हु लगाने से जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट। जैसे डेविड रिपेयर्ड हिज कार, इसमें रिपेयर वर्ब है, क्या रिपेयर की, कार रिपेयर की, तो ये जो कार है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही इन्वाइटेड मैरी टू द पार्टी, ही इन्वाइटेड मैरी, उसने किसको इन्वाइट किया, मैरी को इन्वाइट किया। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही है तो हम इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। वैसे किसको का जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ही इन्वाइटेड मैरी टू द पार्टी, उसने मैरी को पार्टी में आमंत्रित किया, तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं।
आगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन टू होम, फॉर होम। टू होम का मतलब किसको, फॉर होम का मतलब किसके लिए, इसका जो आंसर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादातर होते हैं ये प्रोनाउंस, हिम, हर, अस, इस तरह से। ये जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं प्रोनाउंस के, ये ज़्यादातर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, या किसी का नाम भी हो सकता है, किसी पर्सन का। ओके, तो एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक खास बात यह है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे पिछला सेंटेंस में मैरी आपको बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसमें अब क्योंकि और कोई ऑब्जेक्ट था नहीं तो हम उसको फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल, दे सेंट हिम ए पोस्ट कार्ड, उन्होंने उसको एक पोस्ट कार्ड भेजा। अब क्या भेजा, ये सेंट वर्ब है, वर्ब के पहले हम क्या लगाएंगे, क्या भेजा, पोस्ट कार्ड, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको भेजा, हिम यानी उसको भेजा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ही बॉट हिज सन ए बाइक, बॉट का मतलब खरीदा, क्या खरीदा, ए बाइक। किसके लिए खरीदा, किसको खरीद के दिया, तो हिज सन, अपने बेटे को दिया। ओके, तो ये इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ही गैव मी ए पेन, ही गैव मी ए पेन, गैव मीन्स दिया, क्या दिया, पेन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिया, मी, मुझे दिया, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए हैं। अब वो सारणी जो आपको याद करनी है, यानी एक्टिव से पैसिव के बनाते समय हम क्या क्या चेंजेस करते हैं हेल्पिंग वर्ब से संबंधित। मेन वर्ब तो पता ही है, थर्ड फॉर्म यानी है। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप इजीली देखिए और अभी याद हो जाएगी आपको। मैं अभी आपको बता दूंगा कि पहला जो काम होता है वो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको देखो पैसिव वॉइस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी। ये देखिए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है सभी में, आप देखोगे तो। ठीक है, हो गई याद इतनी चीज़। तो अब हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में देखना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें ईजेएमआर लगा देना है थर्ड फॉर्म के पहले। अगर सेकंड फॉर्म है तो हमें वाज वर लगा देना है। शेल विल है तो शेल विल के साथ बी लग जाएगा। इजी है, फर्स्ट फॉर्म है तो ईजेएमआर, सेकंड फॉर्म है तो वाज वर, थर्ड और शेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ बी। अब शेल और विल जो है मॉडल्स में भी आते हैं, तो मॉडल कोई भी हो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शेल, विल, इस तरह से उनके साथ बी लग जाएगा बस पैसिव वॉइस में, और कुछ नहीं होगा। ओके, अब अगर आईएनजी फॉर्म है, कोई भी आईएनजी फॉर्म है तो उसके साथ हमें बीइंग लगा देना है, बीइंग। ये देखिए थर्ड फॉर्म तो रहेगी, बीइंग लग जाएगा। अब अगर इजेएमआर है तो इजेएमआर ही रह जाएगा, वॉजवर है तो वॉजवर रह जाएगा, शेल विल है तो शेल विल ही रह जाएगा। वेरी इजी, मेरे ख्याल से हो गया होगा याद आपको कि आईएनजी फॉर्म है तो बस बीइंग लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर है तो वैसी की वैसी रहेगी, वाजवर है तो भी वैसी की वैसी रहेगी। ओके, अब आता है तीसरा चीज़, हैज़ है वो वाला। तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें एक्टिव में भी थर्ड होती है तो पैसिव में भी थर्ड लगानी होती है। बस इसमें क्या होगा, हैज़, हैव, हैड कुछ भी हो उसके साथ बस बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीन। हैज है तो हैज भी रहेगा, हैड है तो हैड रहेगा। ओके, और बाकी कोई भी अगर आगे आ जाए आपके मॉडल तो उसके साथ भी बी लगेगा, सिर्फ ओनली बी। तो मेरे ख्याल से इजी थी ये, काफ़ी याद हो गई होगी आपको। लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, शेल विल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो शेल विल के साथ हैव के साथ बीन लग जाएगा। वही रूल है तो हैव बीन लग जाएगा, बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से इजी है, याद हो गई होगी आपको। नहीं याद हुई तो एक बार अच्छे से और देख लीजिए। ये याद रखनी हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी सहायता से ही हम सारी पैसिव वॉइस बनाएंगे। ओके, अब सेंटेंस वाइज हम करते हैं स्लाइड्स लेकर के कि किस तरह से, उदाहरण भी देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये आपके सामने, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। यस, एक्टिव वॉइस में देखिए, अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और एस या ई एस लगा हो तो हम उसको ईजेएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। सीधी सी बात इसका ये है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो अफर्मेटिव इस तरह से होगा, डू डज नॉट लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो इसमें ईजेएमआर के साथ नॉट लग जाएगा, फिर डू डज नहीं लगेगा, ईजेएमआर के साथ नॉट लगेगा। और अगर क्वेश्चन होगा तो इसमें डज पहले होगा या डू पहले होगा, तो इसमें वो हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर पहले आ जाएगी। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही राइट्स ए लेटर इज़ रिटन बाय हिम।
इज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब इसका नेगेटिव है ही डज़ नॉट राइट ए लेटर। अब क्योंकि पैसिव बनानी है तो पैसिव में हम डू और डज का यूज़ नहीं करेंगे, हम इज एम आर का ही यूज़ करेंगे। ए लेटर इज़ नॉट रिटन बाय हिम, इज़ के साथ नॉट लग जाएगा। और अब क्वेश्चन है डज़ ही राइट ए लेटर। अब क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, तो इसमें डज़ लगाया पहले, इसमें हम क्वेश्चन बनाने के लिए इज़ लगा देंगे पहले। इज़ ए लेटर रिटन बाय हिम। ओके, अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं है, आगे मैंने डिटेल से अलग तरीके से ही आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से हम क्वेश्चंस की पैसिव वॉइस इजीली सही बना सकते हैं। दे सेल बुक, अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे हमने बुक्स आर सोल्ड कर दिया क्योंकि बुक्स ज़्यादा थी इसलिए आर लगाया है, बुक्स आर सोल्ड बाय देम। शी हेल्प्स मी, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई एम हेल्प्ड बाय हर, तो हेल्प का हेल्प कर दिया। मी जब इधर आएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है एक्टिव वॉइस में, जब इधर आएगा तो सब्जेक्टिव केस में बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आई होता है तो इधर आके मी हो जाता है, अगर मी इधर आके फिर आई हो जाएगा, आई एम हेल्प्ड बाय हर। ओके, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो इसमें क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, तो इसमें इज एम आर प्लस बीइंग लग जाएगा। ये हमने सारणी देख ली है, याद कर ली है। नोट भी लग जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन होगा तो इज एम आर पहले आ जाएगा। एग्जाम्पल, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, क्योंकि अब आईएनजी फॉर्म है इसलिए हमने इसमें बीइंग लगा देना है, इज बीइंग संग। नॉट के साथ फिर इज नॉट बीइंग संग आ जाएगा। इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब फिर पहले आ जाएगी क्वेश्चन में, इज ए सॉन्ग बीइंग संग। हाँ, ध्यान ये रखना है कि सिर्फ इज को ही पहले लिखना है, बीइंग को पहले नहीं लिखना है, वहीं रहेगा। दे आर ईटिंग एप्पल्स, एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय देम। ओके, अगला भी ऐसे ही है, यू आर डिस्टर्बिंग मी, आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू, तो ये मी जो है इधर आकर के आई हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इसमें क्या होगा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो पैसिव में हैज हैव प्लस बीन लग जाएगा, बाकी वही रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर है। ये बहुत इजी होते हैं क्योंकि दोनों तरफ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पता भी नहीं हो तो हमें एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दी होती है। ओके, नेगेटिव में हैज हैव नॉट प्लस बीन लग जाएगा और क्वेश्चन में हैज हैव पहले आ जाएंगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, ही हैज़ कम्प्लीटेड द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, तो हैज़ के साथ हम बीन लगा दिया। अब द वर्क के हिसाब से हैज़ आता है, अगर यहाँ प्लूरल होता तो फिर हैव लगा देते। ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द वर्क हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड। हैज़ ही कम्प्लीटेड द वर्क, हैज़ द वर्क बीन कम्प्लीटेड बाय हिम। शी हैज़ रिटन 5 पोइम्स, 5 पोइम्स। अब देखिए यहाँ पे हैव आ गया क्योंकि ये प्लूरल था, हैव बीन रिटन बाय हर। आई हैव मेड सम केक्स, तो सम केक्स हैव बीन मेड बाय मी। ईजी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव हम नहीं बनाते हैं, नहीं बन सकती है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो हमने सारणी में याद किया था कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। ये देखिए इसमें वॉज वर्ब लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा और ध्यान रखना है आपको कि सिंपल पास्ट में हम नेगेटिव में डिड नॉट का यूज़ करते हैं और फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टेंस क्योंकि यही है तो रूल वही रहेगा, वॉज वर्ब के साथ ही थर्ड फॉर्म आएगी, भले इधर फर्स्ट फॉर्म आ गई है क्योंकि यहाँ डिड लगा है। अब क्योंकि यहाँ हमने वॉज वर्ब के साथ यूज़ करनी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ओके, और क्वेश्चन में भी इसमें डिड पहले आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इसमें वॉज वर्ब आएगा क्वेश्चन में और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल में ही बॉट ए कार, तो ये सेकंड फॉर्म है, ए कार वॉज बॉट बाय हिम, यहाँ पे हमने वॉज प्लस थर्ड फॉर्म लगा दी। ही डिड नॉट बाय ए कार, अब क्योंकि ये टेंस पास्ट सिंपल ही है तो इसमें रूल वही रहेगा, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, ए कार वॉज नॉट बॉट बाय हिम। ओके, यहाँ पे हमें डिड देख के पता लग रहा है कि यहाँ हमें वॉज लगाना है। डिड ही बाय ए कार, अब ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ये है तो यहाँ पे भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहेगा। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, वॉज ए कार बॉट बाय हिम, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें वॉज लगानी है तो वॉज पहले आ जाएगा। शी डेकोरेटेड द वॉल, उसने वॉल को डेकोरेट किया, द वॉल्स वर डेकोरेटेड बाय हर, वॉल्स बहुवचन हो गया इसलिए वर का यूज़ किया है। आई हेल्प्ड देम, अब देम है ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस दे होता है, ये सब्जेक्ट इधर आकर के दे बन जाएगा, दे अब प्लूरल है इसलिए वर लगेगा, दे वर हेल्प्ड बाय मी। ओके, नेक्स्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो इसमें वॉज वर्ब के साथ हमें बीइंग ऐड करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी। नेगेटिव में वॉज वर्ब नॉट बीइंग आ जाएगा और क्वेश्चन में वॉज वर्ब पहले आ जाएगा। देखते हैं, शी वॉज वॉशिंग ए शर्ट, वो एक शर्ट वॉश कर रही थी।
ए शर्ट वॉज बीइंग वॉश्ड बाय हर, तो शर्ट जो है उसके द्वारा धोई जा रही थी। वॉज बीइंग आ गया, इसमें वॉज नॉट बीइंग आ जाएगा और क्वेश्चन में फिर वॉज पहले आ जाएगा। ओके, बीइंग यहाँ रहेगा। बॉयज़ वर सिंगिंग सॉन्ग, सॉन्ग्स वर बीइंग संग बाय बॉयज़, अब सॉन्ग्स ज़्यादा थे इसलिए यहाँ पे हमने वर का यूज़ किया है। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी। नेगेटिव में हैड नॉट हो जाएगा और क्वेश्चन में हैड पहले आ जाएगा। देखते हैं, दे हैड वन द गेम, वो मैच जीत चुके थे। द गेम हैड बीन वन, इसमें हैड बीन का यूज़ होगा। दे हैड नॉट वन द गेम, नहीं जीता था तो हैड नॉट बीन वन आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन है हैड दे वन, तो इसमें भी क्वेश्चन के लिए हैड पहले लिख देंगे और बीन थोड़ा बीच में ही रहेगा, इसको पहले नहीं लाएंगे। हैड द गेम बीन वन बाय देम, ही हैड कलेक्टेड कॉइन्स, कॉइन्स हैड बीन कलेक्टेड बाय हिम। ओके, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसकी हम पैसिव नहीं बनाते हैं। फ्यूचर सिंपल, इसमें शेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो पैसिव में हम क्या करेंगे, शेल विल के साथ बी लगा करके थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव में विल नॉट होगा तो विल नॉट बी हो जाएगा, और सब इसमें क्वेश्चन में जब ये पहले आएगा तो इसमें भी हम विल को पहले रख देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी विल राइट ए पोइम विल बी रिटन, विल बी आ जाएगा बस। ए पोइम विल नॉट बी रिटन, नेगेटिव में विल पहले आ जाएगा क्वेश्चन में, इसमें विल पहले, इसमें पहले आ जाएगा, बी बाद में रहेगा। विल ए पोइम बी रिटन बाय हर, यू विल रिसीव द लेटर विल बी रिसीव्ड बाय यू। दे विल अरेंज द मनी विल बी अरेंज्ड बाय देम। ओके, तो दे इधर आकर के देम में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या होता है, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको चेंज किस में कर देंगे, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीन भी लिखना था, इसमें मिस हो गया शायद, कोई बात नहीं, विल हैव बीन आएगा। सब्जेक्ट विल हैव नॉट, तो विल हैव नॉट बीन आ जाएगा। इसमें फिर क्वेश्चन में विल इसमें भी पहले आ जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर, वो लेटर प्राप्त कर चुका होगा। द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम, विल हैव बीन हमने यूज़ किया है, थर्ड फॉर्म इसमें है, थर्ड फॉर्म इसमें आएगा। नॉट है तो नॉट यहाँ पे यूज़ हो गया, विल नॉट हैव बीन, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन इसमें पहले विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया। विल द लेटर हैव बीन यहाँ बीच में ही रहेगा, रिसीव्ड बाय हिम। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की हम नहीं बनाते हैं पैसिव वॉइस, ये देखिए इन चीज़ों की पैसिव नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की और फ्यूचर कंटिन्यूस की भी हमने पैसिव नहीं बनाई। और हैविंग इन ट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी पैसिव हमें नहीं बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये मॉडल्स आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना बहुत है। आप फिर से इस वीडियो को रिपीट कीजिए, क्योंकि जो रूल्स हैं मैंने थोड़ा आपको जल्दी में बताए हैं, फास्ट बताए हैं, आपने शायद किए ना की हो खुद से प्रैक्टिस, तो एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर दोबारा देखिए और सारे रूल्स जो हैं वो अच्छे से याद कर लीजिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया, और सारे एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से आप स्टडी कीजिए। इसके बाद दूसरे पार्ट में मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल की पैसिव बताऊंगा, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, आरएएस के या बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में। ये जो नॉर्मल एक्टिव पैसिव है ये बहुत ही कम पूछी जाती है, ये एक बेसिक नॉलेज है आगे बढ़ने के लिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में आपसे, जिसमें हम एडवांस लेवल की पैसिव वॉइस करेंगे। ये देखिए, ये जो चार्ट लग रहा है कैन, तो मॉडल्स से संबंधित और बाकी जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो हम दूसरे पार्ट में करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।